प्यारे बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र में खंड आ में पहले लेसन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम अपना लेसन शुरू करें, आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले वीडियो में आपने जो देखा उससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछिए। आज हम खंड आ का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। शीत युद्ध का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में ऐसी स्थिति बनी रहे कि एक दूसरे से युद्ध करने को तत्पर भी हो और युद्ध ना हो, ऐसी परिस्थिति को हम शीत युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध का एक नया रूप सामने आया जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध का जो प्रारंभिक दौर था उसमें सबसे पहले जो आता है वो है क्यूबा का मिसाइल संकट, क्योंकि क्यूबा ही एक ऐसा राष्ट्र था जिस पर दो महाशक्तियों की दृष्टि लगी हुई थी। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा संयुक्त राष्ट्र संघ। ये दोनों देश थे जो अपनी राजनीति के द्वारा उस पर अपने गिद्ध दृष्टि लगाए हुए थे। क्यूबा अंत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश था और संयुक्त राज्य अमेरिका की तटीय सीमा के निकट था। क्यूबा के मिसाइल संकट। क्यूबा का सोवियत संघ से जुड़ाव था। सोवियत संघ द्वारा क्यूबा को वित्तीय सहायता दी जाती थी। सोवियत संघ के नेताओं को चिंता थी कि इस समय जो हमारा विश्व दो अर्थव्यवस्थाओं में बटा हुआ था, पूंजीवादी देश और साम्यवादी देश। ऐसा न हो कि पूंजीवादी देश का वर्चस्व क्यूबा पर स्थापित हो जाए और साम्यवादी जो विचारधाराएं हैं वह किनारे हो जाए। सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता बराबर सताती रही और उन्होंने इस चिंता को दूर करने के लिए सबसे पहले क्यूबा में पहल की। सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइलों की तैनाती। सोवियत संघ ने सबसे पहले क्यूबा पर अमेरिका आक्रमण न कर दे, इस शंका को ध्यान में रखते हुए क्यूबा में मिसाइलों को लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा में जो मिसाइल चारों तरफ से लगा दी गई थी उसके बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका को जरा सी भी खबर नहीं थी। 3 साल के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका को इसकी खबर हुई कि क्यूबा में चारों तरफ से मिसाइलों की तैनाती सोवियत संघ के द्वारा कर दी गई है। अमेरिका राज्य का नज़दीकी निशाने की सीमा में आना। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्यूबा के साथ बहुत ही करीबी संबंध था, या यूँ कह लें बहुत ही करीबी सीमा में वो आता था। उसको हमेशा डर बना रहता था कि सोवियत संघ के द्वारा अगर क्यूबा पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया जाएगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को चेतावनी। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, इन्होंने 3 साल के बाद जब यह जाना कि यहाँ पर मिसाइलें चारों तरफ तैनात कर दी गई हैं, तब उन्होंने सोवियत संघ को ये चेतावनी दी कि आप यहाँ से अपनी मिसाइलों को ख़त्म कर लें, परंतु सोवियत संघ के द्वारा यह कार्य नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में दो महाशक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध होना आवश्यक हो गया, परंतु उस समय जो संपूर्ण विश्व की स्थिति थी वह एक और युद्ध से बचना चाहता था। दो या दो से अधिक देशों के मध्य जब तनाव उत्पन्न हो जाए और युद्ध न हो, ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध के अंतर्गत रखते हैं। शीत युद्ध प्रारंभ होने के क्या क्या कारण थे, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। परस्पर संदेह और भय, यानी जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में संदेह और परस्पर के घेरे में थे कि एक दूसरे का अहित न हो जाए। विरोधी विचारधाराएं। जर्मनी का घटनाक्रम, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में उस समय साम्यवादी लोग थे, पश्चिमी जर्मनी जो है साम्यवादी के विरोधी थे। जो पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ उसको यूँ कहें कि उस विचारधारा को अमेरिका के द्वारा जो है नज़रअंदाज करके पश्चिमी जर्मनी की सहायता की जाने का प्रयास किया गया। माल्टा समझौते की अवहेलना, ये सोवियत संघ के द्वारा की गई। पश्चात देशों द्वारा सोवियत संघ का विरोधी प्रचार। जो पश्चात्य देश थे, जो अमेरिका से जुड़े हुए थे, जो अपने को अमेरिका के साथ विकसित राष्ट्र में सम्मिलित करने के लिए बेताब थे, वह पश्चिमी देश सोवियत संघ का विरोध करने में लगे हुए थे। सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों में
शांति समझौते पर परस्पर मतभेद, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वीटो पावर का प्रयोग, अणु बम का रहस्य सोवियत संघ के द्वारा छिपाना। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भी इस चीज़ को छिपाया गया। शांति समझौता जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा तृतीय विश्व युद्ध न शामिल हो, उस शांति समझौते पर सबने हस्ताक्षर करने के पश्चात भी उस शांति समझौते का विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य थे वह धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने लगे। शीत युद्ध को बढ़ावा देने में अमेरिका की जिम्मेदारी। जब दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति बनी रहे, ऐसी स्थिति में एक महाशक्ति के द्वारा इसको बढ़ावा देने का कार्य किया गया। अणु बम का रहस्य गुप्त रखना। सोवियत संघ के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाने के पश्चात भी अमेरिका ने अपने यहाँ जो उसने अणु बम बनवाए, उस अणु बम के रहस्य को उसने छिपा कर रखा। रूस विरोधी प्रचार, यानी अमेरिका ने फिर रूस का विरोधी प्रचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि किसी भी गुप्तचर माध्यम से, किसी भी माध्यम से सोवियत संघ को ये पता चले कि अमेरिका ने अणु बम बनाना प्रारंभ किया है। अमेरिका का जापान पर अधिकार जमाना। परंतु शीत युद्ध की तीव्रता में कमी लाने वाले कारकों के विकास के तहत तमाम सारे और भी कार्य हुए, जैसे कि अपरोध का तर्क, यानी रोकना और संतुलन बनाए रखना। ये परिस्थितियां भी सामने आई। गठबंधन में भेद आना और गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था, इसकी शुरुआत भारत से की गई और जो देश थे, जो मित्र राष्ट्र थे और जो शत्रु राष्ट्र थे, इन दोनों के बीच जो गठबंधन हुआ था वह गठबंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आइए अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के प्रभाव। शीत युद्ध का दो प्रभाव हुआ, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक युद्ध में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन दिया गया, जबकि नकारात्मक इसका जो पहलू था, विश्व का दो गुटों में विभाजन होना, सैनिक गठबंधनों की उत्पत्ति, गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति, ये सकारात्मक पहलू थे। नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा, प्रौद्योगिकी विकास। जबकि नकारात्मक जो स्थितियां थी वह था शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, निशस्त्रीकरण की असफलता, भेद व संदेह के वातावरण को जन्म देना और परमाणु युद्ध का भय। ये दो परिस्थितियां थी जो बनी हुई थी। परंतु उस समय की जो परिस्थिति थी उसको देखते हुए जो सकारात्मक पहलू थे, इसका प्रभाव हमारे पूरे विश्व पर दिखाई पड़ा। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब जो है हमारा संपूर्ण विश्व जो था वह दो महाशक्तियों के बीच में आकर उलझ गया था। दो महाशक्तियां अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के होड़ में लगी हुई थी। शीत युद्ध के दौरान द्विध्रुवीय विश्व की चुनौतियां, यानी दो महाशक्तियों के बीच में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण विश्व के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, इसको मुझे देखना है। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बट गया। नेतृत्व, एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था और दूसरे का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ ही शीत युद्ध के दौरान ही दो ध्रुवीय विश्व के लिए तमाम सारी चुनौतियां मिलना प्रारंभ हो गई। चुनौतियां क्या क्या थी? चुनौतियां साम्यवादी गठबंधन में दरार उत्पन्न करना, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। गुट साम्यवादी गठबंधन में दरार उत्पन्न करना, यानी जो सोवियत संघ था उसके आपसी गुट में, यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे राष्ट्र थे जिनको जोड़कर सोवियत संघ का निर्माण किया गया था, उनमें आपस में ही जो उनका गठबंधन था उसमें आपस में ही फूट हो गई और हर राष्ट्र अपने को स्वतंत्र कराने के लिए बेचैन हो गया और आपस में दरारें उत्पन्न हो गई। गुट निरपेक्ष आंदोलन, एशिया, अफ्रीका, लातीन अमेरिका एवं 9 राष्ट्र जो अभी स्वतंत्र हुए थे उनके सामने एक यह नया विकल्प मिल गया कि वह अपने को गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले देश में शामिल करें। इसमें भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लोवाकिया में टीटो, मिस्र में नासिर, इन लोगों ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाया और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ। उस समय इसमें 25 देश शामिल हुए थे। नौ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी जो हमारी पुरानी अर्थ
व्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को त्याग कर एक नई अर्थव्यवस्था को लागू करना। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देशों के लिए विशेष महत्व रखती थी। अपने संसाधनों को, जो नव अर्थव्यवस्था थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि जो हमारे अपने संसाधन हैं उन संसाधनों का दोहन भी हम करेंगे और उनका उपयोग भी हम करेंगे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शीत युद्ध के दायरे, वो कौन कौन से दायरे थे जिसके कारण शीत युद्ध प्रारंभ होने से बच गया? शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थीं जो आपस में मुठभेड़ में आईं, परंतु युद्ध नहीं हुआ। इस बात पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। कोरिया 1950 से 58, बर्लिन 1958 से 62, कांगो 1960 और क्यूबा 1962। तृतीय विश्व युद्ध में परिणित न होने वाली परिस्थितियां, गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा सशस्त्रीकरण और अस्त्र पर नियंत्रण करना, ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर करना, दो महाशक्तियों के हस्ताक्षर हुए, परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित हो गया, परमाणु अप्रसार संधि हुई, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि हुई। इन संधियों पर दोनों महाशक्तियों ने अपने हस्ताक्षर किए, जिसके कारण यह शीत युद्ध टल गया। अब जो सबसे अहम चीज आती है वह है गुटनिरपेक्षता। आखिर ये क्या थी, इसका क्या अर्थ था? जो तुरंत 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, इन राष्ट्रों ने अपने को इन दोनों महाशक्तियों से अलग रखते हुए एक गुटनिरपेक्ष जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था के तहत अपने को शामिल किया। इसमें सर्वप्रथम जो इसके संस्थापक थे आंदोलन के, या यूँ कहें कि जो जड़ थी, वह यूगोस्लोवाकिया से जोसेफ ब्राज टीटो थे, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और मिस्र में गमाल अब्दुल नासिर थे। ये तीन प्रमुख थे। इन तीनों की प्रमुखता के कारण ही यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सफलता को माना जाता है। परंतु इंडोनेशिया के वामे एनक्रमा और घाना के इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे एनक्रमा, ये 5 ऐसे संस्थापक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सार्थकता प्रदान की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रकृति क्या थी? गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावादी नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन तटस्थ नहीं था। लोगों का यह मानना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एकदम तटस्थ था, जहां पर विकास की कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती थी, परंतु ऐसा नहीं था। दो राष्ट्रों के मध्य जब युद्ध होगा उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होगा जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं। यानी दोनों राष्ट्रों के बीच हम किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे, परंतु अगर किसी राष्ट्र के साथ किसी तरह का अहित हो रहा है तो उसमें हम अपने विचार को रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। विश्व की शांति की चिंता, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो प्रकृति थी वह विश्व शांति की व्यवस्था पर आधारित थी। आर्थिक सहायता लेना और नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना। आर्थिक सहायता लेना यानी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष था, उस मुद्रा कोष से जो 9 विकसित राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को पूर्णतः सहायता प्रदान करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का योगदान। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो भारत के द्वारा जो 5 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की, इन्होंने दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अपने को अलग रखा। इसके बाद जो है 9 स्वतंत्र देशों को आंदोलन में आने के लिए प्रेरित किया। विश्व शांति और स्थिरता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय रखा। वैचारिक एवं संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण किया और समन्वयकारी भूमिका इसमें निभाई। यानी जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे उन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे कि उनके यहाँ जो सीमित संसाधन थे उन संसाधनों का पुनः दोहन करके फिर उनको उपनिवेश ना बना लिया जाए, इसलिए उन्हें यहाँ पर शामिल करने का प्रयास किया गया। अब आती है कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है। जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था को त्याग कर हमने जो नई अर्थव्यवस्था शामिल की या बनाई, उसमें क्या था?
गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा दिया गया। यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित देश थे उनको अल्प विकसित देश की संज्ञा दी गई। ठीक भी था, क्योंकि वह तुरंत स्वतंत्र हुए थे और उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो अपना विकास कर सकते। बिना आर्थिक विकास के कोई भी देश अगर देखा जाए तो सही मायने में स्वतंत्र घोषित नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। नवोदित विकासशील देशों में यह उत्कंठा थी कि उनका विकास पूंजीवादी देश पर निर्भर ना हो, यानी उनके जो संसाधन हों उन संसाधनों का, कच्चे मालों का वह उत्पादन करने वाला उपनिवेश ना बन जाए। यानी इनके यहाँ से कच्चे माल को ले जाकर दूसरा देश माल तैयार करके फिर इन देशों में आकर ना बेचे, जो उपनिवेशवादी व्यवस्था पहले लागू थी, जिसके द्वारा बहुत सारे देश जो है गुलामी को वर्षों तक झेलते रहे। अर्थव्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करे। यानी जो अर्थव्यवस्था थी वह हमारी संप्रभुता क्या है, आपकी संप्रभुता क्या है, उसकी जो सीमाएं हैं उन सीमाओं का पालन करते हुए दोनों को जो है दोनों का सम्मान करे। 9 अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विशेषता: प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित राष्ट्रीय संप्रभुता, संरक्षणवाद की समाप्त, जनतंत्रीय स्वरूप, सामान्य कोष, तकनीक का हस्तांतरण। मुख्य बात यह है कि सामान्य कोष, तकनीक का हस्तांतरण, यानी जो सामान्य कोष है वह एक साथ जितने भी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे बिना किसी भेदभाव के उनको उनके विकास के लिए दिया जाए। और जो तकनीकी, एक देश में जिस तकनीकी का निर्माण हो रहा है या जन्म हो रहा है उसको दूसरे देश के साथ शेयर किया जाए। विभिन्न संसाधनों द्वारा प्रयास: संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्तर पर, विकासशील राष्ट्रों के स्तर पर। जो संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर की गई थी वह अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, संप्रभुता, समानता, समता और सहयोग पर आधारित योजनाएं थीं। विफलता, यानी जो ये 9 अर्थव्यवस्था स्थापित की गई थी ये सफल क्यों नहीं, विफलता के क्या कारण थे? विकसित देशों का कठोर रुख, यानी जो विकसित देश थे, जो विकासशील देश थे, वह 9 विकसित राष्ट्रों के साथ जो है कठोरता का व्यवहार करते थे। ओपेक देश के हित, दक्षिण के ओपेक देश के अतिरिक्त धन को लंदन, न्यूयॉर्क में लगाने के लिए तैयार थे। अविकसित देश इनके साथ नहीं थे। विकसित देशों की एकजुटता का अभाव, और जो हमारे विकासशील देश थे उनके अंदर एकजुटता का अभाव था। वह एकजुट होकर इस नई अर्थव्यवस्था के लिए संघर्ष करने में पीछे रह गए। भारत और शीत युद्ध, अपने को 2 महाशक्तियों से अलग रखकर 9 स्वतंत्र देशों को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी नीतियों का निर्णय लेना जो भारत के हित में हो। सीमित परमाणु परीक्षण, 15 अगस्त 1963 में ब्रिटेन और सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए कि वह किसी तरह का कोई भी इस तरह का कार्य नहीं करेगा जिससे संपूर्ण विश्व को नुकसान हो। और 10 अक्टूबर 1963 में यह जो हस्ताक्षर इन्होंने किया था परमाणु को लेकर, ये सक्रिय रूप से लागू हो गया। इसी प्रकार 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। ये 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुआ और 1995 में से अनियमित काल के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। यानी जो परमाणु परीक्षण हुआ उस पर जो समझौते हुए, जो दोनों महाशक्तियों ने आपस में एक दूसरे के हित में जो है संधियों पर हस्ताक्षर किए, वह मूल रूप से आज तक लागू है। अगर हम पूरे पाठ के सार में जाते हैं तो 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा निजीकरण की पक्षधर थी और यही चल के आगे धीरे धीरे विभिन्न देशों में उनके विकास का आधार बनी। बच्चों, आज का पाठ आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं आप लिखिएगा, उनके उत्तर को हम अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।